अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इजाज़ अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जनाब अगेन अपने लास्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के गेस्ट पर क्लास 9 मैथमेटिक्स को हम सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे रिमेनिंग है। हम क्वेश्चन नंबर 3 लोगरिथम वाला क्वेश्चन मैंने कहा मैं लास्ट में करवा दूंगा। मेंटिस एंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसके लिए लॉग टेबल चाहिए होता है। बाद में डिसाइड हुआ कि हम इजीली जो है वो किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो आइए जनाब, सेकंड पार्ट बड़ा आसान सा है, सिंपल। ये हमारे पास है 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, एक तो तरीका ये, जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन बाय यूजिंग लॉगरिथम। लॉग के जरिए इसकी वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले हमने लेट किया, दिस वन इज एक्स, तो एक्स हमारे पास है 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। अब हम जनाब लिख लें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों जाने लॉग अप्लाई कर लेता हूं। लॉग ऑफ एक्स एंड log of 57.86 multiply by log of 4.385। log रूल हम जानते हैं कि जनाब मल्टीप्लाई प्लस कर देते हैं। हमने कल देखा था, अगर प्रोडक्ट फॉर्म है तो उसको एडिशन में, और अगर क्वोशिएंट फॉर्म है तो उसको हम डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं। log of x इक्वल्स टू log of 57.86 प्लस log of 4.385। तो आइए जनाब इनका log निकालते हैं। तो हमारे पास है जनाब log के लिए 57.86 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर में फाइंड आउट कर रहा हूं। अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारे पास का कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1 और 57। देखें, जो लॉग टेबल होता है उसमें आप 57 पर जाएंगे, याद रखिएगा लॉगरिथम ऊपर होना जरूरी है। 57 के 8 में, 57 के 8 में हम यहां पर देखेंगे, देखो 57 के सामने और 8 के नीचे जो वैल्यू आएगी वो, और उसके बाद डिफरेंस कॉलम में 9 जो हमारे पास होता है, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। तो लॉग हमारे पास 57.86 का जो आ रहा है वो है जनाब 1.7623। इसी तरह यहां पर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। log ऑफ 4.3585 सॉरी 385, ये हमारे पास आ रहा है 0.6419। ये log ऑफ x है, दोनों को प्लस कर लेते हैं। log ऑफ x इक्वल्स टू 1.7623 प्लस 0.6419, ये हमारे पास आ गया 2.4042। हम एक बात जानते हैं, log को हम जब शिफ्ट करेंगे तो log वहां जाके एंटी log बन जाएगा। एंटी log 2.4042। तो आइए जनाब इसका एंटी log निकालते हैं, और इसका एंटी log जो हमारे पास आएगा 2536। देखिए 40 को मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि आपको याद रहे। 40 के 0 में हम देखेंगे जो वैल्यू आ रही है, सॉरी 40 के हम 4 में देखेंगे। फोर्टी के 4 में तो हमारे पास ये वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह मौजूद होंगी। जो 4 में वैल्यू आ रही वो वैल्यू, और 2 हमारे डिफरेंस में, डिफरेंस वाले कॉलम में जो होगा दोनों को ऐड करेंगे जिस तरह हम यहाँ पर करे थे। तो जनाब ये हमारे पास पॉइंट 3 नंबर के बाद आएगा। चूंकि यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, तो पॉइंट 3 नंबर्स के बाद आएगा। तो फाइनल आंसर इज 253.6। डायरेक्टली अगर हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहें, 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385, तो हमारा आंसर तकरीबन यही आ रहा है 253.71, जो कि नियरली इसी के बराबर होगा। तो विद द हेल्प ऑफ जब हम कैलकुलेटर फाइंड आउट करते हैं तो हम अगर कैलकुलेटर से सिंपली सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर नियरली अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। ये था हमारा जनाब लॉगरिथम वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं ग्राफ का वो क्वेश्चन जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 के लॉन्ग पार्ट में छोड़ा था।
और उस पार्ट को हमने कंप्लीट नहीं किया था, एक पार्ट हमने किया था और दूसरा पार्ट हमने करना है। दो इक्वेशंस दी हुई है, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन सेट बाय ग्राफिकल मींस। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 5, जबकि दूसरी इक्वेशन है x इक्वल्स टू 2y प्लस 1। तो आइए जनाब इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू 2x माइनस 5। अगर आप गौर करें, जो फर्स्ट इक्वेशन थी 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 5, प्लस 5 वहां शिफ्ट होकर माइनस 5 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 2x प्लस 5 और 2x माइनस 5। देखिए अब हम x की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे और डिफरेंट y को ऑब्टेन करेंगे। हम यहाँ पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0, फिर हमने जनाब यहां लिखा पुटिंग x इक्वल टू 1। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट पुटिंग x इक्वल्स टू 2। ये डिफरेंट वैल्यूज में ट्राई कर रहा हूं, उसमें पुट कर रहा हूं 0 1 2 और लास्ट में हम पुट कर लेते हैं जनाब 3। तो मैंने लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 3। ये डिफरेंट वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो आइए जनाब बारी बारी पुट करते हैं। y इक्वल्स टू 2, x की जगह मैंने 0 लिखा माइनस 5, 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5। इसी तरह अब 1 पुट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 2, x की जगह 1 माइनस 5, उसके बाद है y इक्वल्स टू 2 1 2 माइनस 5, y की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब 2 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 माइनस 5, 2 2 4 माइनस 5, y आ गया माइनस 1। इसी तरह y इक्वल्स टू 2 साथ में 3 माइनस 5, 2 3 6 माइनस 5, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई जनाब 1। तो ये y के हमने आंसर निकाले और x हमने पुट किया। आइए जनाब इन तमाम को हम अपने पेपर पर टेबुलेट कर लेते हैं। इन फॉर्म ऑफ टेबल हम यहाँ पर लिख लेते हैं x और y के क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड हुए। हमारा इनपुट था x की सूरत में 0 1 2 3, जब हमने 0 पुट किया हमें माइनस 5 ऑब्टेन्ड हुआ, और जब हमने 1 पुट किया तो हमें माइनस 3 ऑब्टेन्ड हुआ, और इसी तरह जब हमने 2 पुट किया तो हमें माइनस 1 ऑब्टेन्ड हुआ। इसी तरह जब हमें 3 पुट किया तो हमें 1 ऑब्टेन्ड हुआ। ये हमारे ऑर्डर पेयर्स का जो है वो टेबुलर फॉर्म आ गई। अब आते हैं जनाब दूसरी इक्वेशन की तरफ, x इक्वल्स टू 2y प्लस 0। यहां पर भी हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं पुटिंग x इक्वल, सॉरी x नहीं बल्कि यहां आप देख सकते हैं कि हमने x को सेपरेट किया हुआ इन टर्म्स ऑफ y लिखा है, तो y की डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे टू गेट द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x। तो आइए जनाब y हमने पहले पुट किया 0, फिर हम दूसरे केस में आते हैं पुटिंग y इक्वल्स टू 1, फिर आते हैं जनाब पुटिंग y इक्वल्स टू 2, और लास्ट में हमारे पास है पुटिंग y इक्वल्स टू 3। तो आइए जनाब इनको पुट करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं। जहां जहां y है तो वहां मैं 0 इंसर्ट करूंगा, 2 टाइम्स 0 प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 इज 1, तो x का आंसर हमें ऑब्टेन्ड हुआ 1। अब 1 पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 इज 3, सो x हमारे पास ये आ गया 3। उसके बाद आते हैं जनाब x इक्वल टू 2 टाइम्स 2 प्लस 1, 2 टाइम्स 2 इज 4 प्लस 1 इज 5, तो यहाँ पर x आ गया जनाब 5। और लास्ट में x इक्वल टू 2 टाइम्स 3 प्लस 1, 2 टाइम्स 3 इज 6 प्लस 1, ये आ गया 7, तो x की वैल्यू आ गई जनाब 7। यहाँ पर भी हम जनाब टेबुलेट कर लेते हैं अपने रिजल्ट को ताकि इजीली हम जज कर सकें हमारी वैल्यूज ऑफ x एंड y क्या है। दूसरा टेबल में यहाँ पर बना लेता हूँ, ये x ये y, x की वैल्यू जो इनपुट हमारा था, सॉरी इनपुट जो था इन टर्म्स ऑफ y था, y की वैल्यूज हमने पुट की थी 0 1 2 3। जब हमने y को 0 पुट किया तो आपने देखा आंसर आ रहा है 1, और इसी तरह जब y को हमने 1 पुट किया तो आंसर आ रहा है 3, और इसी तरह जब हमने
2 पुट किया तो आंसर आ रहा है 5, और जब हमने 3 पुट किया तो आंसर आ रहा है 7। ये हमारे दो टेबल हैं, इनको हमने जनाब ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में अपने ग्राफ में ड्रॉ करना है। आइए जनाब ड्रॉ करते हैं। अगर एक्स एक्सिस पर आप देखें, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3, फर्स्ट वाले में हमारे पास वैल्यूज हैं 0 1 2 3, सेकंड वाले में 1 3 5 7। द मोस्ट मैक्सिमम वैल्यू इज 7, यानी राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर हमारी वैल्यू आएगी 7। जब हम ग्राफ जो प्लस की सूरत में बनाते हैं 0 1 2 3 4, इस बात का ख्याल रखना है कि जो स्टेप्स हम लेंगे, जो गैप्स हम लेंगे, जो वेकेंट स्पेस हम चेंज करेंगे पर यूनिट, तो वो इतना होना चाहिए कि इजीली हम अपने ग्राफ में 7 को शो कर सकें। जबकि y की वैल्यूज आप देख रहे हैं -5 से मोस्ट मिनिमम वैल्यू है और मोस्ट मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 है। तो आइए चलते हैं ग्राफ पर। मैं यहाँ रफ डायग्राम बना रहा हूँ रफ की सूरत में। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और अब हम चलते हैं जनाब अपने x एक्सिस की तरफ। ये हमारा x एक्सिस है, इसी को आगे मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। रफ में बना रहा हूं बेटा अपने हाथ से। आप जब बॉक्सेस देखेंगे ग्राफ पेपर पर तो इजीली हो जाता है। हमारा ग्राफ जो है वो x की 7 तक जा रहा है, 0 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 और ये हमारा 7। आप चाहें तो यहाँ पर नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। मैं 7 तक इसलिए नंबरिंग लिख रहा हूँ राइट साइड पर, क्योंकि x की वैल्यूज हमारी मोस्ट मैक्सिमम आ रही है 7 और मोस्ट मिनिमम कम से कम वैल्यू आ रही है 0, यानी लेफ्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ हमारा वैसे भी कोई काम नहीं है। अगर आप चाहें तो ग्राफ यू भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये डिसीजन लेना है, तो ग्राफ आप प्लस की सूरत में बना दें, कोई इशू नहीं होता। तो आइए जनाब, ये एरोस भी लगाना लाजमी है। याद रखिएगा जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, उनके एंड्स पर एरो लगाना मत भूलिएगा, जो कि इस बात को शो कर रहे हैं कि लाइन कंटिन्यूड है। अगर आप एरो नहीं लगाते इट मींस कि ये बाउंडेड लाइन है, वो लाइन सेगमेंट है और यहाँ खत्म हो रही है। ऐसा नहीं होता, जो रियल लाइन होती है वो कंटिन्यूसली आगे चल रही होती है। वाई की वैल्यूज पर गौर करें। मोस्ट मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एंड मोस्ट मिनिमम वैल्यू इज मोस्ट मिनिमम वैल्यू इज -5। तो आइए जनाब नीचे की तरफ -5 तक जाएंगे, ऊपर जो है वो 3 तक जाएंगे। ये हमारे पास 1 2 और ये हमारे पास 3, -1 -2 -3 -4 -5 -5 -4 -3। ये हम यहाँ पर इसको शो कर लेते हैं 1 2 3। देखिए हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सहूलत के लिए लिख रहा हूं। आइए फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 0 एंड -5, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -5। इट मीन्स के मैं कलर यहाँ चेंज कर लेता हूं ताकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5। x की कोई वैल्यू नहीं है, 0 का मतलब ये है, और y की वैल्यू -5 है, इसलिए मैंने y एक्सिस के -5 पर डॉट को हाईलाइट कर लिया। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है 1 -3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -3 है, तो 1 के नीचे और -3 के सामने भी हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। अब हम चलते हैं जनाब थर्ड पॉइंट 2 एंड -1। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1। x इज 2, y इज -1। तो आपने देखा मैं 2 के नीचे और -2 के नीचे और -1 के सामने। आइए 2 -1 ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास 2 -1 है, इसको भी हाईलाइट कर लेता हूं। और लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर है वो 3 1, एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 1। तो 3 से ऊपर और 1 के सामने यहाँ पर ये पॉइंट आएगा 3 1। तो आइए जनाब इन तमाम पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, दीज आर अप्रोक्सीमेटली इन अ लाइन। तो आइए जनाब इस लाइन पर होने की वजह से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं टू गेट अवर रिक्वायर्ड लाइन। तो हमारा जो ये ग्राफ बनता है वो ऑलमोस्ट इस तरह से बनता है। आपका एग्जैक्ट जो है वो पॉइंट मैच करेंगे।
मैं इसको दोनों जानिब एरो लगा लेता हूं। फर्स्ट जो ग्राफ है वो है 2x इक्वल टू वाई प्लस 5 का, इसके ऊपर मेंशन कर लेता हूं 2x इक्वल टू वाई प्लस 5। अब दूसरी लाइन के ग्राफ पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1 0, x की वैल्यू 1, y की कोई वैल्यू नहीं है तो x एक्सिस पर ही आएगा यानी 1। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 3 1 जो विच इज ऑलरेडी ड्रॉन, जो कि ऑलरेडी ड्रॉ किया जा चुका है। सॉरी 3 1 हमारे पास ऑलरेडी यहां पर ड्रॉ किया जा चुका है। फिर आते हैं जनाब 5 2 पर, x एक्सिस की वैल्यू 5 है, y एक्सिस की वैल्यू 2 है, 5 और ये 2 के सामने, तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट यहां पर पॉइंट आएगा। ये यहां पर हम पॉइंट लगा लेते हैं अपना। 5 2 के बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास है 7 3, x एक्सिस की वैल्यू 7 है और y एक्सिस की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन यहाँ पर जाएगी और 7 के सामने और 3 के सामने दोनों के यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक और स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेंड हो रही है। इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे यू विल अल्टीमेटली गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ इन शेप ऑफ दिस वन। तो ये हमारा दूसरा ग्राफ बन चुका है। और दूसरे ग्राफ में हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास x इक्वल्स टू 2y प्लस 1, यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ x इक्वल्स टू 2y प्लस 1। तो हमारे पास ये दो ग्राफ आ गए। आपने देखा दोनों ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, इस एक पॉइंट पर कट हो रही है और वो पॉइंट हमारे पास है 3,1। यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट इज 3,1। आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि सोल्यूशन सेट में करली ब्रैकेट फिर राउंड ब्रैकेट आप लगाएंगे। अब रहेगा हमारा लास्ट का स्टेप, वो है स्केल करना, स्केलिंग। आप ये बताएंगे कि एक्स एक्सिस जब आप ड्रॉ कर रहे थे उस पर नंबरिंग कर रहे थे तो आपने कितने बॉक्सेस को छोड़कर अपने जो वो यूनिट को चेंज किया था। तो हमने 5 स्मॉल स्क्वायर्स को छोड़ा था, फर्ज कर लें तो हमारे पास आ गया 5 स्मॉल स्क्वायर्स लिखें या बॉक्सेस लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 1 यूनिट। और इसी तरह यहाँ पर मैं ये शो कर लूँ कि ये जो स्केलिंग है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। इसी तरह 5 स्मॉल स्क्वायर फर्ज कर लें मैंने छोड़ा वाई एक्सिस पर टू चेंज 1 यूनिट, एक यूनिट को बदलने के लिए। तो 1 ये आगे मैं लिख लेता हूँ यूनिट है ये बता दें ये कहाँ पर है, ये अलोंग वाई एक्सिस है। अपने ग्राफ के उस पोर्शन पर जहाँ पर आपका ग्राफ की लाइंस नहीं आ रही उस जगह आप इस चीज़ को शो कर लें। वो राइट साइड पर भी हो सकता है, लेफ्ट पर भी हो सकता है, कहीं पर भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे तमाम सवालात खत्म हो जाते हैं। हम जल्दी से आते हैं जनाब MCQs की तरफ। आपको याद होगा कि मैंने सेक्शन ए के जो ये MCQs थे उसको मैंने स्किप किया था कि आगे जाके मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो आइए जनाब फर्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। एक वैलिड हमारे पास जो गेस्ट पर होता है एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का 9 क्लास का, वो हमारे सामने मौजूद है और उसके हम जो अथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं, एक जो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को देख रहे हैं। फर्स्ट MCQ से आयोटा 4 इक्वल्स टू, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा 4। तो याद रखिएगा बड़ा आसान है, आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। आयोटा स्क्वायर इज -1 तो आयोटा 4 1 होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्क्वायर पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जनाब हमारे पास देखिए मैंने क्या किया, ये जो हिस्सा है आप देख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज -1, इस पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। जो आयोटा स्क्वायर था वो 4 बन गया और -1 पर स्क्वायर करने से माइनस खत्म हो जाएगा और ये आंसर आएगा आयोटा 4 का 1। तो फर्स्ट MCQ से हमारा उसका आंसर है जनाब 1। दूसरा हमारे पास है पाई, और वहां दूसरे MCQ में कह रहा है पाई इज और n डैश नंबर। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो पाई है बेसिकली कौन सा नंबर है। ऑप्शंस हमारे पास है नेचुरल, प्राइम, रेशनल और इरेशनल। नेचुरल नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑनवर्ड चलते हैं 1 2 3। तो इसमें आप कहीं पर भी आगे जितना भी जाए आपको पाई नहीं मिलेगा, क्योंकि पाई ग्रीक लेटर है। हम नेचुरल नंबर्स के सेट में इसको नहीं देखते। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिसके मोर देन 2 डिवाइजर्स होते हैं, एक 1 एक इटसेल्फ और दूसरा अदर देन। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एग्जैक्ट 2 डिवाइजर्स होते हैं, वो नंबर खुद और 1 2 3 5 7। तो पाई भी उसमें मौजूद नहीं होता। रेशनल नंबर भी ये नहीं है, इररेशनल नंबर है। तो याद रखिएगा पाई हमारे पास इररेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की कोई खास वैल्यू नहीं होती। पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 22/7 है। पाई बेसिकली C एंड D का रेशो होता है। इट इज ए रेशो बिटवीन C एंड D। C यहाँ पर है सरकमफेरेंस और D हमारे पास है डायमीटर। किसी भी सर्कल, कोई भी सर्कल में बना लेता हूं, सर्कल बनाने के बाद जो इसकी आउटर लाइन बाउंड्री होती है उसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं,
और ये जो सेंटर से लाइन पास होने वाली है उसको डायमीटर कहते हैं। मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लूं, उसके सरकमफेरेंस को मैं मेजर करने के बाद, उसके डायमीटर को मेजर करने के बाद, यानी सी वाला आंसर और डी वाला आंसर दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नियरली अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो है 22/7 यानी कि 3.14। तो ये चूंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ये इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए हम जनाब पाई को कहते हैं ये है एक इर्रेशनल नंबर है। तो याद रखिएगा जब जब पाई आए तो बच्चे असल में 22/7 को देखते हुए डिसाइड कर लेते हैं दिस नंबर इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म, दोनों आर इंटीजर्स, डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, दैट्स व्हाई दिस वन इज रेशनल वन। तो ऐसा नहीं है, याद रखिएगा 22/7 is not the value of pi, it is the approximate value of pi, that's why we consider pi as an irrational number। तो आइए जनाब थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है जनाब log 2 क्यूब इक्वल्स टू, हमसे कहा जा रहा है पावर रूल है, जब भी हम log निकालते किसी नंबर का जिसके ऊपर पावर मौजूद हो वो पावर उठकर पहले आ जाती है, तो ये पावर पहले आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 3 log 2। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है बी 3 log 2। फिर हमसे जनाब नंबर 4 में कहा जा रहा है द कॉमन लॉगरिथम ऑफ 1000। याद रखिएगा लॉगरिथम हमारे पास जो 10 क्लास में 9 में पढ़ाया जा रहा है वो हमारे 9-10 के सिलेबस में वो कॉमन लॉगरिथम है, यानी उनकी बेस होती है 10। हमसे कॉमन लॉगरिथम ऑफ 1000 पूछा गया है, यहाँ पर बेस नहीं बताई गई, यहाँ अंडरस्टूड है कि कॉमन लॉगरिथम की बेस हमेशा 10 होती है। हमें फाइंड आउट करना है तो बड़ा आसान है, 10 की पावर में क्या यूज करूं कि 1000 आ जाए, तो जनाब इसका आंसर बन जाता है 3। दैट्स व्हाई अगर आप कैलकुलेटर की मदद से भी निकालेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आपके पास सिंपल आ जाएगा कि 10 to the power 3 is 1000। दैट्स व्हाई जनाब द log of 1000 to the base 10 is 3। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट वन पर। नेक्स्ट वन नंबर 5 हमारे पास है द डिग्री ऑफ द इक्वेशन 5x - 6 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, कोई टर्म हमारे पास हो तो वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर आ रही है उससे हम जनाब कहते हैं डिग्री। तो डिग्री यहाँ पर x चूंकि मौजूद है, पावर कुछ भी नहीं है, तो x की पावर 1 है और जो 1 है इसलिए हम इसको कहेंगे डिग्री इज 1। अगर मैक्सिमम पावर हमें 2 नजर आती है तो हम जनाब यहाँ पर कह लेते हैं कि ये जो वो डिग्री 2 है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि डिग्री 1 है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के हमारे पास क्या आ रही है 1। नंबर 5 के बाद हम चलते हैं नंबर 6 पर। a² + 7a + 12 फैक्टर्स ऑफ, नाम से ही जाहिर है जनाब हमें फैक्टराइज करना है, तो हमने a² + 4a + 3a + 12 में ब्रेक कर दिया। जो हमारा 7a था उसको हमने दो टर्म से मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया। कैसे किया, आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं 12 से। 2 6 2 and 6 को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल नॉट गेट 7। तो हम आते हैं जनाब 2 3 तो आपने देखा जनाब ये 4 है और ये 3, तो इसलिए आपने देखा कि 4 and 3 में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। फर्स्ट दो टर्म से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो a है, तो a हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा a + 4 और ये हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा a + 4। सेम ब्रैकेट हमारे पास है a + 4 और ये हमारे पास है a + 3। तो हमसे पूछा गया था कि फैक्टर्स ऑफ a² + 7a + 12, तो आप उसका आंसर बता सकते हैं ऑप्शन में a + 4 a + 3 these both are the factor which are multiplying with each other and the correct answer is D a + 3 a + 4 लिखा हुआ है, बात एक ही है। अब आते हैं जनाब नंबर 6 के बाद नंबर 7 पर। 7th नंबर 7 में हमारे पास है 3 - √2 into 3 + √2 = 2। ये सिंपल सा हमें दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, दोनों आर सेम, एक में प्लस की साइन एक में माइनस की साइन है। ये पूरा इशारा कर रही है फार्मूले की जानिब। एक फार्मूला हमने पढ़ा है a + b into a - b = a² - b²। ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को उन्होंने जनाब a की जगह 3 और b की जगह √2 लिखा है। अगर हम फार्मूला फॉलो करें, फार्मूला कहता है कि a² - b² यानी 3² - √2²। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 2, 9 - 2 is 7। तो 7 वाले एमसीक्यूज का आंसर है जनाब 7। तो ये हमारा सिंपल सा एक एमसीक्यूज था, सी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 8 पर आ जाए। नंबर 8 हमसे कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ a + b is 5 and the value of a - b is 1, what will be the value of ab। a + b हमें दिया हुआ
ए माइनस बी हमें दिया हुआ, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। आपको अगर फॉर्मूले याद है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। आइए जनाब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, ए माइनस बी की वैल्यू 1, 4ab। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 4ab। 25 माइनस 1 24 होगा, 4ab। 4 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड कर लेंगे, 24 डिवाइड बाय 4 ये 6 टाइम्स बनता है, तो इसलिए ए बी की वैल्यू आ गई 6। ये ऑप्शन में मौजूद है जनाब 6। ए प्लस बी दिया हुआ था, ए माइनस बी भी हमें दिया हुआ था, ए बी फाइंड आउट करना है और करेक्ट आंसर हमारे पास बी में मौजूद है 6। अब आते हैं जनाब, इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर देन एचसीएफ इज। अगर कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो एचसीएफ यकीनन वो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर देन एचसीएफ इज। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होता है। कोई भी, जैसे फर्ज कर लें, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 16 है, ये 17 है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी अगर कॉमन ना हो तो आप इजीली 1 कॉमन ले सकते हैं। माजरत के साथ यहाँ पर आप करेक्ट आंसर बताएंगे बी, दैट इज 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 1 तो कुछ हमेशा कॉमन होता है, यानी 1 के टेबल में तमाम नंबर आते हैं, 1 के टेबल में तमाम फैक्टर्स आते हैं, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 होगा। करेक्ट आंसर है बी। फिर आते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 हमारे पास है द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स क्यूब प्लस 1। ये जनाब एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर आप एक्स क्यूब प्लस 1 पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये बनेगा एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा जनाब जो है वो फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम यहाँ फॉलो करेंगे, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1। उसके बाद हमारे पास है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने जब फैक्टराइज किया, ये फैक्टर आ रहे हैं, और यही एक फैक्टर इस तरह यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप ये बात जानते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कॉमन फैक्टर जो दोनों में है वो तो यहाँ नजर आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और नॉन कॉमन फैक्टर जो हमारे पास आ रहा है वो है जनाब एक्स प्लस 1। और एलसीएम के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको? कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर को। तो अगर मैं इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन अल्टीमेटली मेरे पास फॉर्मूला ही ऑब्टेन होगा, कौन सा? एक्स क्यूब प्लस 1। क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं दोबारा से मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा इस पोर्शन पर, तो एक्स क्यूब प्लस 1। तो इस तरह के सवाल में हमें देखकर ही मालूम हो जाता है कि इस पर फॉर्मूला लगाने पर ये फैक्टर कॉमन आएगा। जब एक फैक्टर कॉमन है तो ऑटोमेटिकली एक नॉन कॉमन होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा। यानी x6 x5 का एलसीएम क्या होगा, तो हम बड़ी पावर को शो कर रहे होते हैं, ये इसका फैक्टर है तो हम इसको बड़ी पावर में बताएंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो है सी पार्ट, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1। अब आते हैं जनाब नंबर 11 पर। कह रहा है अंडर रूट नंबर 11 में कह रहा है अंडर रूट वाई प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 8। ये एक कौन सी इक्वेशन है? ऑप्शन आपके पास है लीनियर इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है, या क्यूबिक इक्वेशन है। तो आप यहां देख सकते हैं कि जनाब बाजार ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि अगर मैं प्लस 2 वहां जाके शिफ्ट कर लूं, देखिए रेडिकल उस इक्वेशन को कहते हैं जहां पर हमारे पास जो है वो रेडिकल साइन आ जाए, तो बच्चे इसको देखकर कहते हैं रेडिकल साइन है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो ये है y प्लस 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे 36। तो हमारे पास ये इक्वेशन बेसिकली इस तरह आएगा। रेडिकल इन्वॉल्व होने की वजह से इसको हम कह सकते हैं जनाब रेडिकल इक्वेशन है, और अगर रेडिकल ना हो, सिंपल y हो x हो, तो उसको हम जनाब लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज रेडिकल इक्वेशन। चूंकि एनी इक्वेशन दैट कंटेन्स रेडिकल, तो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। तो हमारे पास आते हैं जनाब नंबर 12। नंबर 12 हमारे पास है सोल्यूशन सेट, हमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन सेट हमारे पास है 5 - 3y
इक्वल्स टू -7। आइए जनाब इसको सॉल्व करते हैं। -7 यहाँ आके +7 बनेगा, -3y वहाँ जाके +3y बनेगा। बच्चा बच्चा गली का जानता है कि 7 और 5 12 होते हैं। ये 3y मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगा, 1 दर्जन के 3 टुकड़े करें तो जनाब हमें हमेशा जो वो पार्ट मिलेंगे वो 4 है। तो हमारे पास ये आएगा 4, 12/3 is 4। तो करेक्ट आंसर सोल्यूशन सेट की सूरत में लिखेंगे 4, दैट इज आवर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे करेक्ट है। नंबर 13 कह रहा है द सेंटर पॉइंट ऑफ एक्स वाई प्लेन, जो एक्स एक्सिस होता है और जो वाई एक्सिस होता है उसको जो सेंटर पॉइंट है उसे हम नाम देते हैं ओरिजिन। किसका नाम देते हैं? ओरिजिन। उसकी वजह यह है कि जनाब तमाम के तमाम नंबर्स इसी जगह से ओरिजिनेट होते हैं, स्टार्ट होते हैं, आगाज होता है। 0 के बाद यहाँ 1 2 3 4, इसी तरह 0 के बाद लेफ्ट साइड पर ही -1 -2 -3, इसी 0 से ऊपर चले जाएंगे 1 2 3, फिर 0 से नीचे आएंगे -1 -2। तो यही इन सबका एक बुनियादी मुद्दा है, यहीं से इब्तिदा हो रही है, यहीं से आगाज हो रहा है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर कहा एक्स वाई प्लेन का जो सेंटर पॉइंट होता है जो उसे हम क्या नाम देते हैं? तो याद रखिएगा इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन। नंबर 14 पर आ जाए। ए हमारे पास है 3 0, बी हमारे पास है 0 3। ये दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं और वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। कल हमने जनाब क्वेश्चन भी किया आइसोसेलेस ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल वाला, उसी में जनाब हमारे पास फाइंड आउट करना है। ए को हम नाम दे देते हैं x1 y1, बी को हम नाम दे रहे हैं x2 y2। अगर क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के करना है तो आप इस तरह शो करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा? 0 -3 का होल स्क्वायर, इसी तरह 3 -0 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि वहां की पहली रकम यहाँ की पहली रकम से माइनस करके स्क्वायर करना है, वहां का सेकंड जो कंपोनेंट है वो यहाँ के सेकंड कंपोनेंट से माइनस होकर स्क्वायर करेंगे। तो ये होगा -3 का स्क्वायर और ये बनेगा 3 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर 9 + 9 इज 18 और 18 का रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 3√2। ये कैसे मालूम है? आप चाहें तो एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 3√2 इस तरह से, 2 9 3 3 जा और 3 1 जा। जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं वो 2 3 3 बन रहे हैं, तो 3 हमारा पेयर है जो कि बाहर आएगा। जो अनपेयर होता है वो अंदर रह जाता है, जो अनपढ़ है वो अंदर रह जाएगा और जो पेयर है वो बाहर निकल जाता है। ये हमारे पास है 15। लास्ट एमसीक्यूज कह रहा है बेस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है जो सबसे बड़ी है, ये साइड सबसे बड़ी है, ये हाइपोटेन्यूज है लॉन्गेस्ट साइड। क्यों ये बड़ी होती है? सवाल ये है क्योंकि जनाब सबसे बड़ा एंगल किसी राइट एंगल ट्रायंगल में होता है तो वो 90 होता है। 90 से बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल पॉसिबल नहीं है। एंगल अब सबसे लार्जेस्ट है तो उसके अगेंस्ट जो साइड होगी, इसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी ऑटोमेटिकली लार्जेस्ट होगी। तो लार्जेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये थे हमारे एमसीक्यूज, ये था हमारा जनाब 9 क्लास का तमाम जो गेस पर हमने इसको सॉल्व किया। पार्ट 1 से लेकर एंड तक तमाम पार्ट्स आप जरूर देखिएगा और अपने कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो जरूर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।